Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई। Students, this is your class 8 social studies book and today I am going to start first chapter of civics, our constitution, हमारा संविधान। Firstly we will start from introduction। Introduction का मतलब होता है इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। This chapter focus on the role of constitution by highlighting all the main aspects। ये चैप्टर इस बात पर फोकस करता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे लाइफ के सारे जो साइड्स हैं या एस्पेक्ट्स हैं उनमें क्या रोल है। इट हेल्प्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर अस। और ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग या हमारे अंदर नॉलेज को डेवलप करता है जो कि हमको रूल और लॉ के बारे में बताते हैं और साथ में बताते हैं कि ये किस लिए हमारे लिए इम्प्लिकेट किए गए हैं या हमारे लिए ये क्यों लगाए गए हैं। नाउ स्टार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू इशू एनी इम्पॉर्टेंट लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी भी इम्पॉर्टेंट लॉ को इशू करना। जस्टिस P.N. भगवती ने अपने शब्दों में कहा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल रेलिवेंस। कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सोशल रिलेवेंस यानी कि सामाजिक रूप से हमारे लिए ये सामाजिक रूप से हमारे लिए सूटेबल है। नाउ a constitution is usually a written document of the government of the country which sanctions the rules and principles for the country। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है किसी गवर्नमेंट का जो कि हमारी कंट्री के लिए रूल्स और प्रिंसिपल्स यानी नियमों को कंट्री के वेलफेयर के लिए भले के लिए सैंक्शंस करता है या बनाता है। The Constitution of a country defines the fundamental political principles and confirms the power and duties of the government। Constitution country के fundamental और political principles को define करता है या बताता है और साथ ही साथ में power और duties government की क्या होनी चाहिए इसे भी वो confirm करता है। The framers of our constitution enacted a constitution which suited the requirement of India। हमारे जो फेमस थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि भारत के लिए के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसके लिए सूट कर रहा था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिस असेंबली ने हमारे संविधान को फ्रेम किया या बनाया उसके बारे में पढ़ते हैं। For framing the Constitution, the Constituent Assembly appointed 13 important committees। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था तो उस समय हमारे यहाँ 13 important कमिटीज बनाई गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। These committees submitted their reports और इन सारी कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स दे दी। On the basis of these reports, इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर डॉक्टर B.N. राव The Constitution Advisors submitted a draft of the Constitution by the end of October 1947। इन्हीं बेसिस पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे डॉक्टर B.N. राव उन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर सबमिट किया जो कि 1947 अक्टूबर में किया गया। दिस ड्राफ्ट कंटेन 240 क्लासेस एंड 13 शेड्यूल्स। इस ड्राफ्ट में 240 क्लॉजेस थे और 13 शेड्यूल्स थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, अ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ 6 मेंबर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज सेटअप। जो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जिस कमेटी ने इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया या बनाया था उसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। दिस कमेटी प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स। इस कमेटी ने पहला जो अपना कमेटी में ड्राफ्ट शेड्यूल किया था कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल्स थे। This was then circulated for comments।
मीन्स इसको फिर कमेंट्स के लिए सर्कुलेट किया गया, यानी कि इस पर बहस के लिए इसको सर्कुलेट किया गया कि इसमें जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं। द ड्राफ्टिंग कमिटीज देन प्रिपेयर्ड अ सेकेंड ड्राफ्ट विच कंसिस्टेड ऑफ 395। बच्चों यहाँ पे 315 लिखा है, ये 95 होगा, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा आर्टिकल्स। एंड जो ये 9 लिखा है इसको आप 8 बना लीजिएगा शेड्यूल से। बाद में इस कमेटी ने 395 ड्राफ्ट आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स बनाया। फाइनली द सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। फिर बाद में जो सेकेंड ड्राफ्ट बनाया गया था जिसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स थे, उसको अडॉप्ट कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को। Date of adoption. The last part of the Constitution mentions the date, that is 26th day of November 1949. जो लास्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें डेट मेंशन जो की गई वो 26 नवंबर 1949 थी, ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू द नेशन। जिसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पूरे आर्टिकल को या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, इनैक्ट करने के लिए लिखा गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। लेकिन ये फोर्स में यानी ये लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, कॉन्स्टिट्यूशन इज द वे ऑफ लाइफ द स्टेट हैज चूजन फॉर इटसेल्फ। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइफ जीने का एक वे है जो कि स्टेट खुद से इसको चूज करता है। स्टेट यानी कोई एक देश। इट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट बाय विच फंडामेंटल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टैब्लिश, लिमिटेड एंड डिफाइंड। ये एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू फंडामेंटल पावर्स मतलब जो भी पावर्स दी जाती हैं गवर्नमेंट को वो इस्टेब्लिश की जाती हैं, उनको लिमिटेशन में रखा जाता है और उनको डिफाइन भी किया जाता है। क्योंकि अगर इन पावर्स को लिमिटेशन में ना रखा जाए तो गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज भी कर सकती है। नाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ इम्पोर्टेंट उसके रोल हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, इट डिफाइंस द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के फॉर्म जो फॉर्म होता है उसको डिफाइन करती है गवर्नमेंट का क्या रोल है। इट डिफाइंस द पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो किसको क्या मिलना चाहिए इसको ये डिफाइन करता है। द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट तीन जो इसके ऑर्गन हैं मेन, एक लेजिस्लेचर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशरी है। तो इसी में उन पावर्स को वो डिफाइंस करती है कि किसको कितनी पावर्स हैं। It puts limitations on these powers and defines the rights and duties of the people. ये लोगों के ड्यूटीज़ को भी ये डिफाइन करती है, साथ ही साथ में पावर्स में लिमिटेशन लगाती है, नहीं तो पावर्स इसको मिल जाएगी वो उसका गलत यूज़ ना कर सके। इट ऑल्सो डिफाइंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और ये साथ ही साथ में भारत के लोगों की फंडामेंटल राइट्स यानी उनके क्या मौलिक अधिकार हैं इसको भी बताता है। इट सर्व्स एज अ लाइटेड टॉर्च इन शोइंग द वे टू द नेशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लाइट जली हुई जो टॉर्च होती है, इस तरह से इसका रोल होता है जो कि नेशन को सही रास्ता दिखाता है। नीड फॉर लॉज। अब हमको लॉज की क्या ज़रूरत है। लॉज आर नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी। समाज में या पूरे देश में लॉज की आवश्यकता होती है जिससे कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। पीपल कैन नॉट लिव इन द सोसाइटी विदाउट हैविंग सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड रूल्स ऑफ कंडक्ट। लोग बिना इस रूल रेगुलेशंस के किसी भी सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। आर सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स लाइक चाइल्ड मैरिजेस, इन्फेंटिसाइड, द सती सिस्टम एंड द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी आर नाउ इलीगल। हमारे जो सोशल यानी समाज में धार्मिक या धर्म में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जिसमें कि चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह या भ्रूण हत्या या सती प्रथा तो या डाउरी यानी दहेज प्रथा,
इन सबको अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलीगल यानी कि गैर कानूनी बना दिया गया है। सो लॉज आर नेसेसरी टू रिमूव इल प्रैक्टिसेस, इसलिए जो लॉज हैं वो जो ये बुरी हमारे यहाँ प्रथाएं हैं इनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नाउ इन्हीं जो कुछ हमारे कुप्रथाएं हैं हमारे समाज में, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जिनमें से पहला है डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। द टर्म डाउरी मीन्स वेल्थ और गिफ्ट गिवन टू अ डॉटर एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जो डाउरी है यानी दहेज प्रथा है, दहेज है, इसका मतलब होता है कि किसी डॉटर की मैरिज के टाइम पर उसके घर वालों के द्वारा दिया गया कोई भी गिफ्ट या धन, ये डाउरी है। दिस सिस्टम इज़ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, ये सिस्टम हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली डाउरी हैज़ बिकम अ सोशल प्रॉब्लम लीडिंग टू सुसाइड एंड ब्राइड बर्निंग। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि डाउरी अब एक सोशल प्रॉब्लम बन गया है। इसकी वजह से जो दुल्हन होती हैं वो या तो सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, या उनको जलाकर मार दिया जाता है। डिमांड फॉर डाउरी हैज़ रीच्ड सच डायमेंशंस दैट द बर्थ ऑफ अ डॉटर इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द फैमिली। डाउरी की यानी दहेज की डिमांड अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लोग एक पुत्री के, एक बेटी के बर्थ लेने पर यानी जन्म लेने पर ये सोचने लगते हैं कि अब उनकी फैमिली पर एक बोझ आ गया है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें अब डाउरी देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट डाउरी, गवर्नमेंट ने डाउरी के खिलाफ लॉ बनाया। द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 वॉज अमेंडेड एंड मेड मोर स्ट्रिंजेंट एंड इफेक्टिव इन 1986। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में अमेंड किया गया, मतलब उसमें सुधार किए गए और इसको और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और ज़्यादा हार्श बनाया गया, कठिन बनाया गया और इफेक्टिव बनाया गया 1986 में। अंडर दिस लॉ अ पर्सन कैन बी इम्प्रिजन्ड for 5 years and fined up to 15,000 rupees for accepting dowry। इस लॉ के तहत किसी व्यक्ति ने अगर डाउरी लिया या दहेज लिया तो उस व्यक्ति को 5 सालों के लिए जेल में डाला जाएगा और साथ ही साथ में 15,000 रुपीज़ उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। लॉज एंड डिसेंट। लॉज का मतलब होता है नियम और कानून, और डिसेंट का मतलब है इसको जो लोग नहीं पसंद करते हैं या किसी कारण से उनके लिए सूटेबल नहीं होता है तो उनको वो उनके खिलाफ बोल सकते हैं, यही होता है डिसेंट। जनरली लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ज़्यादातर जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो वैसे तो वो वेलफेयर के लिए, समाज के लोगों के लिए बनाया जाता है, but in some cases it can be counteractive for the common masses when laws become biased। लेकिन कुछ केसेस में ये कॉमन मास के लिए या कुछ खास लोगों के लिए ये बायस्ड भी हो जाते हैं। बायस मतलब पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। पीपल अपोज ऑल सच लॉज एंड स्पिरिट ऑफ डिसेंट और हॉस्टिलिटी इज़ जनरेटेड। पीपल इस तरह के लॉज को अपोज करते हैं और इसी को स्पिरिट ऑफ डिसेंट या हॉस्टिलिटी इज़ जनरेटेड, या हॉस्टिलिटी यानी कि एक तरह से ये अपोजिशन होता है वो जनरेट हो जाता है किसी लॉ के लिए। पीपल अपोज द अनजस्ट लॉज पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लॉज को रेगुलेट किया था, लोगों ने उसको अपोज किया था। फॉर एग्जाम्पल द पीपल अपोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। एग्जाम्पल के रूप में 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एक्ट था, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको लोगों ने अपोज किया था। व्हेन इट ट्राई टू इम्प्लीमेंट द वर्नाकुलर प्रेस, जब वो प्रेस पर लगाने की कोशिश की गई थी।
द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज ऑल्सो अपोज इन 1905। जब पार्टीशन किया गया था बंगाल का 1905 में, तो इसको भी अपोज किया गया था। अब इसी लॉज और डिसेंट को हम लोग एग्जाम्पल के साथ में डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इज सॉल्ट सत्याग्रह 1930, जो नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1930। महात्मा गांधी की लीडरशिप में 1930 में एक सिविल डिसोबीडियंस, जिसे सविनय अवज्ञा मूवमेंट कहा गया, लॉन्च किया गया। इट बिगेन विद द डांडी मार्च। ये डांडी मार्च से स्टार्ट हुआ। गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम विद ओनली 78 फॉलोवर्स। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था, जहां 78 फॉलोवर्स उनके साथ थे, एंड मेड देयर वे टुवर्ड्स डांडी, और डांडी की तरफ वो आगे बढ़े। द ग्रुप रीच डांडी ऑन अप्रैल 6, 1930। ये ग्रुप 6 अप्रैल को 1930 में डांडी पहुंचा। हेयर गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट हिमसेल्फ। यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को प्रोटेस्ट किया, यानी उसका अपोज किया, और खुद अपने हाथ से सॉल्ट बनाया। इट वॉज अ चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज था। सॉल्ट वॉज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट एंड नो वन वॉज अलाउड टू मेक सॉल्ट। सॉल्ट जो बनाना था वो मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, उसके अलावा सॉल्ट कोई भी बना नहीं सकता था। तो इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट के थ्रू बनाया जाता है और लोग उसको नहीं पसंद करते हैं या उनके वेलफेयर के लिए नहीं होता है, तो वो उसको अपोज भी कर सकते हैं, जिसे हम डिसेंट के रूप में जानते हैं। नाउ एंटी लिकर एजिटेशन। लिकर यानी शराब। तो एंटी लिकर यानी कि शराब के लिए जो शराब को रोकने के लिए आंदोलन। द परपेचुअल हैबिट ऑफ लिकर कंजम्पशन इज अनदर सोशल इविल। लगातार शराब को पीना या लेना एक सोशल इविल यानी एक सामाजिक बुराई है। दैट हैज़ रिजल्टेड इन रनिंग मेनी लाइफ्स, जिसके कारण कि मेनी लाइफ्स, बहुत सारे लोगों का जो जीवन होता है वो रनिंग में से नष्ट हो जाता है। The consumption of liquor is not only injurious to health but also deprives families of a decent life. ये जो लिकर का जो कंजप्शन है यानी यूज़ है, ये केवल हेल्थ को ही नहीं नुकसान पहुंचाता, बल्कि जो फैमिलीज होती हैं उनको उनकी लाइफ भी पूरी बर्बाद कर देता है। The framers of our constitution had discussed the problem of liquor consumption. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने यह डिस्कस किया कि जो ये प्रॉब्लम है जिस लिकर का यानी कि शराब का यूज़ करना, इस पे हमें कुछ सोचना चाहिए। द लॉ फॉर प्रोहिबिशन ऑफ लिकर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक लॉ लिकर के प्रोहिबिशन का इंक्लूड किया गया, जो हमारा जो 4th पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इंक्लूड किया गया। एज एन इफेक्टिव स्टेप टू इरेडिकेट दिस इविल, अ प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी वॉज सेटअप इन 1954। अब इसको थोड़ा सा और ज़्यादा इरेडिकेट करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए 1954 में एक प्रोहिबिशन इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया गया। इन 1956 द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी वर एक्सेप्टेड। इस कमेटी ने जो भी अपना रिकमेंडेशन या सुझाव दिया था उसको 1956 में एक्सेप्ट कर लिया गया, एंड द लोकसभा पास अ रिजोल्यूशन टू मेक इट अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम। और लोकसभा ने इसको पास कर दिया एक ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कि जिससे सरकार को या जो भी गवर्नमेंट राज्य सरकार की रहेंगी उनको इस पर कुछ न कुछ कार्य करना ही पड़ेगा। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड एन अटेम्प्ट टू इम्पोज पार्शियल और टोटल प्रोहिबिशन। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की सरकारों ने अपना अधिक से अधिक प्रयास किया कि या तो उसको थोड़े बहुत रूप में या पूरी तरह से ये शराबबंदी की जा सके। Thus डिसेंट अ वॉइस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से जो डिसेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मॉडिफिकेशन की एक वॉइस बन गई। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एक बदलाव आने हैं या उसमें वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, तो उसको मॉडिफाई करने का तरीका एक डिसेंट हो गया, जो कि उसका विरोध करके किया जा सकता है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट्स और चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए अमेंडमेंट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है चेंजमेंट। जब भी कभी कोई पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है या आर्टिकल है जिसमें कुछ आज के समय को देखते हुए कोई बदलाव, कोई चेंज की डिमांड होती है, तो उसको चेंज किया जा सकता है उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसी को हम अमेंडमेंट के रूप में जानते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर।